हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने अपने पिछले वीडियोस में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को डिस्कस किया था। हमने उस टॉपिक को इस टॉपिक से पहले डिस्कस किया क्योंकि हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स यानी शैक्षिक उद्देश्य या अनुदेशात्मक उद्देश्यों को लिखने में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को यूज़ करते हैं। इसलिए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम आप लोगों को सजेस्ट करेंगे कि अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उन्हें देखें, तब इस वीडियो को देखें ताकि आपको ये टॉपिक ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। उन वीडियोस की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हाँ, प्लीज़ बेल आइकॉन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाया करे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो आज हमें डिस्कस करना है स्किल ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स यानी शैक्षिक उद्देश्य लेखन कौशल या अनुदेशात्मक उद्देश्य लेखन कौशल पर पहले हम एक नज़र इस बात पर डाल लेते हैं कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होते क्या हैं और हम इन्हें अपने लेसन प्लान में लिखते क्यों हैं। एक्चुअली कोई भी एजुकेशनल एक्टिविटी यानी शैक्षिक क्रिया बिना किसी उद्देश्य के नहीं होती है। जो कुछ भी स्टूडेंट्स को क्लास में पढ़ाया जाता है उसके पीछे ज़रूर कोई ऑब्जेक्टिव होता है। एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ डिज़ायरेबल डायरेक्शन। एजुकेशन एक प्रोसेस यानी प्रक्रिया है जिसके ज़रिए से स्टूडेंट्स के व्यवहार को इच्छित दिशा में परिवर्तित किया जाता है। क्लासरूम में जो भी पढ़ाया जाता है और जो भी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं वो टीचर्स को हेल्प करती हैं इस प्रोसेस में। इसलिए ये ज़रूरी है कि टीचर्स जो भी लेसन क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली प्लान करें। क्लास में कोई भी लेसन पढ़ाने से पहले टीचर्स को एक टारगेट के साथ अपना लेसन प्लान करना चाहिए, जो टारगेट उन्हें अचीव करना है अपनी टीचिंग से। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स यानी शैक्षिक उद्देश्य या अनुदेशात्मक उद्देश्य क्लास के टीचिंग लर्निंग का जो आउटकम होता है यानी शिक्षण अधिगम का जो परिणाम होता है उसको तैयार करने में मदद करते हैं। अगर पढ़ाने से पहले ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम नहीं किए तो इसका मतलब है कि टीचर ने कोई टारगेट ही सेट नहीं किया है जो उसे अचीव करना है अपनी टीचिंग से। तो इस केस में जो कुछ भी टीचर्स पढ़ाते हैं वो एमलेस होता है और इससे कुछ भी हासिल नहीं होता है और बच्चों और टीचर्स दोनों का टाइम वेस्ट होता है। इसलिए इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स लिखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं तो हम जानते हैं कि लर्निंग के 3 डोमेन्स होते हैं, कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, अफेक्टिव यानी भावात्मक एंड साइकोमोटर यानी मनोगत्यात्मक। कॉग्निटिव डोमेन हमारी माइंड से रिलेटेड है यानी हमारी इंटेलिजेंस से और हमारी थिंकिंग स्किल्स से रिलेटेड होता है। अफेक्टिव डोमेन हमारे इमोशंस एंड फीलिंग्स से रिलेटेड होता है और साइकोमोटर डोमेन हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड होता है। हर डोमेन के अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और हर ऑब्जेक्टिव के अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स यानी शैक्षिक उद्देश्य 2 तरह के होते हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव्स यानी सामान्य उद्देश्य एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स यानी विशिष्ट उद्देश्य। सब्जेक्ट या यूनिट के वास्ट व्यू यानी विशाल उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाए हुए ऑब्जेक्टिव्स जनरल ऑब्जेक्टिव्स या जनरल एम्स कहलाते हैं, हिंदी में जिन्हें सामान्य उद्देश्य कहते हैं। और लेसन के स्पेसिफिक पर्पस को यानी विशिष्ट उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाए हुए ऑब्जेक्टिव्स को स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स यानी विशिष्ट उद्देश्य कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हिस्ट्री पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव है to enable the students to interpret the present in the light of past यानी छात्रों को अतीत की रोशनी में वर्तमान की व्याख्या करने में सक्षम बनाना। तो ये जनरल ऑब्जेक्टिव या जनरल एम है। पर अगर हम रज़िया सुल्तान के बारे में डिस्कस करें तो ऑब्जेक्टिव होगा कि
At the end of the lesson, the students will be able to recall the date of birth of Razia Sultan. यानी पाठ के अंत में छात्र रज़िया सुल्तान की जन्म तिथि बता सकेंगे और the students will be able to write about the reign of रज़िया सुल्तान, यानी छात्र रज़िया सुल्तान के शासन काल के बारे में लिख सकेंगे। तो यहाँ हम इस बारे में बात करते हैं कि जो टॉपिक टीचर पढ़ा रहे हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाने के बाद स्टूडेंट्स क्या सीखेंगे। हर टीचर और हर बच्चे का मेन ऑब्जेक्टिव इन्हीं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स या विशिष्ट उद्देश्यों को अचीव करना होता है। जब टीचर्स लेसन पढ़ा चुकते हैं तो वो रिवीजन के थ्रू या फिर इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन के थ्रू यानी क्वेश्चंस पूछकर ये पता लगाते हैं कि वो इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाने में सक्सेसफुल रहे हैं या नहीं। इस स्किल में मेन चीज़ है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को लिखना। इसलिए ये ज़रूरी है कि ऑब्जेक्टिव्स लिखने के बाद हम फॉलोइंग क्राइटेरिया पर उनकी जांच करें। फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स शुड बी क्लियरली स्टेटेड, यानी उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए। नंबर 2, दे शुड बी सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ लर्निंग आउटकम, यानी वे सीखने के परिणाम के मामले में पर्याप्त होना चाहिए। नंबर 3, दे शुड बी रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर, यानी वे विषय से संबंधित होना चाहिए। नंबर 4, दे शुड बी सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर, यानी वे विषय की दृष्टि से पर्याप्त होने चाहिए। एंड नंबर 5, इट शुड बी मेड क्लियर इन द ऑब्जेक्टिव्स दैट व्हाट change in the behavior is expected. They should be such which can be checked. यानी उद्देश्यों में ये स्पष्ट किया जाना चाहिए कि व्यवहार में क्या परिवर्तन अपेक्षित है। वे ऐसे होने चाहिए जिन्हें जांचा जा सके। Specific objectives are now written with the aim of making changes and additions to the behavior of students. That is why they are now called behavioral objectives. Specific objectives स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज और एडिशन करने के उद्देश्य से लिखे जाते हैं, इसलिए इन्हें बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स यानी व्यवहारिक उद्देश्य कहा जाता है। सभी टीचर्स को ये पता होना चाहिए कि इंस्ट्रक्शनल या बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स कैसे लिखते हैं। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के कंपोनेंट्स यानी घटक हैं। नंबर 1, क्लियर डिस्क्रिप्शन यानी स्पष्ट वर्णन। नंबर 2, सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ लर्निंग आउटकम, यानी अधिगम परिणाम की दृष्टि से पर्याप्त। नंबर 3, रिलेटेड टू द कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर, यानी विषय वस्तु से संबंधित। नंबर 4, सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, यानी विषय वस्तु की दृष्टि से पर्याप्त। नंबर 5, केपेबल ऑफ इवैल्यूएटिंग द चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी छात्रों के निष्पादित व्यवहारों का स्पष्ट विवरण एवं जांच योग्य। नंबर 6, लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन यानी संज्ञानात्मक क्षेत्र स्तर। नंबर 7, लेवल्स ऑफ अफेक्टिव डोमेन यानी भावात्मक क्षेत्र स्तर। एंड नंबर 8, लेवल्स ऑफ साइकोमोटर डोमेन यानी मनोपक्षीय या मनोगत्यात्मक क्षेत्र स्तर। तो चलिए अब देखते हैं कि इन्हें लिखना कैसे है। क्योंकि हम पहले ही ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम अच्छे से जानते हैं कि लर्निंग के 3 डोमेन्स होते हैं। इसलिए हम ऑब्जेक्टिव्स इन तीनों डोमेन्स को ध्यान में रखते हुए सेट करेंगे। लेकिन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का इंडियन एडेप्टेशन यानी भारतीय अनुकूलन थोड़ा सा फर्क है ओरिजिनल टैक्सोनॉमी से। एनसीईआरटी ने इंडियन सिचुएशन के हिसाब से कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में। इसने कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन को उसके इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स और स्पेसिफिकेशंस के साथ क्लियरली मेंशन किया है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ने कॉग्निटिव डोमेन में लर्निंग के 6 लेवल्स बताए हैं, जो हैं नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। पर एनसीईआरटी ने सिर्फ 3 लेवल्स ही लिस्ट किए हैं इसमें, जो है नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्लीकेशन। एक्चुअली इन्होंने एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन को एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव्स के साथ ही मर्ज कर दिया है।
अफेक्टिव डोमेन यानी भावात्मक पक्ष स्टूडेंट्स की पर्सनालिटीज़ यानी व्यक्तित्व, इवेंट्स यानी घटनाओं, कल्चर यानी संस्कृति, ट्रेडिशन यानी परंपरा और लोगों के अच्छे कामों एक्सेट्रा की तारीफ से रिलेटेड हैं, एप्रिसिएशन से रिलेटेड हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स का पढ़ने में और अच्छी चीज़ों में इंटरेस्ट डेवलप करने पर जोर दिया जाता है। एनसीईआरटी ने इस बात को भी काफ़ी इंपॉर्टेंस दी है कि स्टूडेंट्स में कंस्ट्रक्टिव पर्सन्स, इवेंट्स एंड प्रोग्राम्स के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो सके और वॉर्स, क्राइम्स, एंटी सोशल एक्टिविटीज़, कम्युनलिज्म, एक्सट्रीमिज्म के लिए नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप हो सके। इसलिए अफेक्टिव डोमेन के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करते टाइम हम इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। इसलिए हम ऑब्जेक्टिव्स इंटरेस्ट यानी अभिरुचि एंड एटीट्यूड यानी अभिवृत्ति से रिलेटेड फ्रेम करेंगे। और अगर ये पोइट्री है तो एप्रिसिएशन यानी प्रशंसा से रिलेटेड भी करेंगे। साइकोमोटर डोमेन जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड स्किल्स यानी कौशल के डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है, जैसे कि ड्राइंग, लोकेटिंग, ऑब्जर्विंग, ड्रामा एक्सेट्रा। कॉग्निटिव डोमेन में जो एक्शन वर्ब्स नॉलेज लेवल पर यूज किए जा सकते हैं वो है डिफाइन, सिलेक्ट, स्टेट, मेजर, रिकॉल, लिस्ट, आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज, फाइंड, लोकेट, लेबल, लिसन, नेम, आउटलाइन, हाईलाइट, मेमोराइज, सर्च, सिलेक्ट, टैबुलेट, रिप्रोड्यूस, गेन, डुप्लीकेट, मैच एक्सेट्रा। इन एक्शन वर्ब्स को यूज़ करके हम जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके नॉलेज लेवल के ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन और अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी बोधात्मक स्तर के लिए एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, इलस्ट्रेट, इंडिकेट, प्रेजेंट, क्लासीफाई, सीक्वेंशियली अरेंज, डिफरेंशिएट, इंटरप्रेट, ट्रांसलेट, आइडेंटिफाई, रिलेशनशिप, कंपेयर, साइट, डिटेक्ट, डिस्क्रिमिनेट एक्सेट्रा वर्ब्स को यूज़ कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव सेट करने के लिए। इन द सेम वे एप्लीकेशन लेवल के लिए वर्ब्स लाइक जज, एनालाइज, असेस, इवैल्यूएट, फॉर्मुलेट, जस्टिफाई, सजेस्ट, कंफर्म, यूज, रीजन, प्रेडिक्ट, एस्टैब्लिश, वेरीफाई, इन्फर, डिटर्मिन, जनरलाइज, समराइज, कंक्लूड, अप्लाई एंड इवैल्यूएट कैन बी यूज्ड। अफेक्टिव डोमेन में इंटरेस्ट के लिए स्पेसिफिकेशन सच एज to take interest, to gain interesting information, to show curiosity, show attention, motivation, desire and to participate in social discussion etc. को यूज़ कर सकते हैं। For attitude यानी अभिवृत्ति के लिए जो specifications यूज़ कर सकते हैं वो हैं to develop positive attitude, scientific attitude or negative attitude, to show respect, to show feelings, and for appreciation specifications such as express appreciation like on valuable work or rich heritage or social activism etc. को यूज़ कर सकते हैं। To show like and dislike, to participate, to appreciate poetry etc. को भी यूज़ कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव सेट करने के लिए। साइकोमोटर डोमेन में ऑब्जेक्टिव सिर्फ स्किल के लिए सेट किए जाएंगे and following specifications can be used for framing the objectives such as to observe, to collect, prepare, indicate, draw, like drawing cartoons, drawing map, draw chart or diagram, indicate date of birth on timeline etc. Handle instruments appropriately, record, conduct, so conduct में conduct surveys and interviews, role play etc. Act, to participate, like participating in literary and art work. आप इन एक्शन वर्ब्स का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हिंदी में ये वर्ब चार्ट इस तरह से है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करते टाइम आसानी रहे। तो चलिए अब देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करने के लिए इन स्पेसिफिकेशंस को यूज़ कैसे करते हैं। हम जो भी लेसन पढ़ाने जा रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक टॉपिक चूज़ करते हैं। हम हिस्ट्री का एक टॉपिक ले लेते हैं जो है दीन-ए इलाही ऑफ अकबर। तो हम इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। क्योंकि 3 डोमेन्स हैं लर्निंग के, इसलिए ऑब्जेक्टिव तीनों डोमेन्स को ध्यान में रखकर सेट करेंगे। हर डोमेन के हर लेवल के लिए 2-2 ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। तो सबसे पहले कॉग्निटिव डोमेन के ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि एनसीईआरटी ने कॉग्निटिव डोमेन के 3 लेवल्स बताए हैं,
जो है नॉलेज यानी ज्ञान या ज्ञानात्मक स्तर, कॉम्प्रिहेंशन और अंडरस्टैंडिंग यानी बोध या बोधात्मक स्तर, एंड एप्लीकेशन यानी ज्ञान उपयोग या प्रयोगात्मक स्तर। तो इसलिए इस डोमेन के लिए हम लोग इन्हीं 3 लेवल्स पर ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करेंगे। तो सबसे पहले नॉलेज लेवल के लिए ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। तो इसके लिए हम वर्ब चार्ट चेक करेंगे और वहाँ से वर्ब्स पिक करेंगे अपने ऑब्जेक्टिव सेट करने के लिए। तो यहाँ हम वर्ब पिक कर सकते हैं रिकॉल यानी याद करना या प्रत्यास्मरण करना। तो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल द प्रिंसिपल्स ऑफ दीन-ए इलाही। छात्र दीन-ए इलाही के सिद्धांतों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। ये हो गया नंबर 1 ऑब्जेक्टिव नॉलेज लेवल पर। अब नंबर 2 ऑब्जेक्टिव के लिए एक और एक्शन वर्ब पिक करेंगे वर्ब चार्ट से। यहाँ पर हम गेन इंफॉर्मेशन पिक कर सकते हैं। सो वी कैन राइट द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू गेन इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर। छात्र अकबर की धर्म नीति के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। एक ऑब्जेक्टिव में सिर्फ एक वर्ब या स्पेसिफिकेशन लिखना चाहिए, क्योंकि या तो स्टूडेंट्स उस एक ऑब्जेक्टिव को मास्टर कर सकेंगे या फिर वो फेल हो जाएंगे उसे मास्टर करने में। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑब्जेक्टिव में 2 वर्ब्स लिखे हैं, डिफाइन एंड क्लासीफाई। नाउ सपोज वो डिफाइन तो कर पा रहे हैं पर क्लासीफाई नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज़ को, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि वो मास्टरी डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं या नहीं? इसलिए एक ऑब्जेक्टिव में सिर्फ एक एक्शन वर्ब डालेंगे। गॉट इट? और याद रहे कि ये ऑब्जेक्टिव्स हमें फ्यूचर टेंस में ही लिखने हैं, क्योंकि उनकी लर्निंग तब होगी जब हम उन्हें लेसन पढ़ा चुकेंगे, और ऑब्जेक्टिव्स तो हम पढ़ाने से पहले ही सेट कर रहे हैं, इसलिए हम उन्हें फ्यूचर टेंस में यानी भविष्य काल में लिखेंगे। अब हम कॉम्प्रिहेंशन यानी बोधात्मक स्तर के लिए ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे। तो पहले हम वर्ब चार्ट चेक करते हैं। इसमें एक्शन वर्ब्स सच एज एक्सप्लेन, इलस्ट्रेट, इंडिकेट, प्रेजेंट एक्सेट्रा दिए हुए हैं। तो इन सारे वर्ब्स में से जो भी हम समझते हैं कि हमारे क्लास के स्टूडेंट्स की एज एंड क्लास को देखते हुए एप्रोप्रिएट होगा, वो वर्ब हम चूज कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम डिस्क्राइब यानी वर्णन करना पिक कर सकते हैं इस वर्ब चार्ट से। तो हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर। छात्र अकबर की धर्म नीति का वर्णन कर सकेंगे। इस लेवल पर दूसरा ऑब्जेक्टिव फ्रेम करने के लिए एक्शन वर्ब आइडेंटिफाई कॉजेस को पिक कर सकते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द कॉजेस विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ दीन-ए इलाही। छात्र उन कारणों की पहचान करने में सक्षम होंगे जिनके कारण दीन-ए इलाही का गठन हुआ था। अब थर्ड लेवल है एप्लीकेशन या ज्ञान उपयोग। सो लेट्स चेक द लिस्ट। अप्लाई, जज, एनालाइज, असेस एंड सो मेनी वर्ब्स आर गिवन देयर। सो हम इनमें से एनालिसिस यानी विश्लेषण को पिक करेंगे। सो द ऑब्जेक्टिव विल बी द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एनालाइज द फीचर्स ऑफ दीन-ए इलाही। छात्र दीन-ए इलाही की विशेषताओं का विश्लेषण करने में सक्षम होंगे। नाउ आई पिक समराइज यानी संक्षेप। द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू समराइज द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर इन देयर ओन वर्ड्स। छात्र अकबर की धर्म नीति को अपने शब्दों में संक्षेप में प्रस्तुत कर सकेंगे। अब देखते हैं कि अफेक्टिव डोमेन यानी भावात्मक पक्ष, जो कि हमारी फीलिंग्स एंड इमोशंस से रिलेटेड है, उसके ऑब्जेक्टिव्स कैसे फ्रेम करेंगे। तो सबसे पहले इंटरेस्ट यानी अभिरुचि के लिए ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे, जैसे कि द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू टेक इंटरेस्ट इन स्टडीइंग अबाउट दीन-ए इलाही। छात्र दीन-ए इलाही के बारे में अध्ययन करने में रुचि ले सकेंगे। और सेकेंड ऑब्जेक्टिव हो सकता है द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू शो क्यूरियोसिटी टू नो मोर अबाउट दीन-ए इलाही। छात्रों में दीन-ए इलाही के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा उत्पन्न हो सकेगी। एटीट्यूड या अभिवृत्ति के लिए ऑब्जेक्टिव हो सकता है द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू शो रिस्पेक्ट फॉर ऑल द रिलीजन्स। छात्र सभी धर्मों का सम्मान कर सकेंगे। Students will be able to show positive attitude towards the religious policy of अकबर। छात्र अकबर की धार्मिक नीतियों के प्रति सकारात्मक रवैया दिखा सकेंगे। अब साइकोमोटर डोमेन बचा है। ये हमारी मोटर स्किल्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज से रिलेटेड है।
यहाँ पर हम सिर्फ स्किल ऑब्जेक्टिव को लेकर चलेंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू मेक अ चार्ट शोइंग द इबादत खाना बिल्ट बाय अकबर। छात्र अकबर द्वारा निर्मित इबादत खाना को चार्ट पर दर्शा सकेंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू मेक अ मॉडल ऑफ इबादत खाना बिल्ट बाय अकबर। छात्र अकबर द्वारा निर्मित इबादत खाने का मॉडल बना सकेंगे। माइक्रो लेसन प्लान के लिए आप लोग हर डोमेन के हर लेवल के लिए 2-2 ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, पर जब आप मैक्रो लेसन प्लान बना रहे होंगे तब आप इंटरेस्ट, एटीट्यूड एंड स्किल का एक ऑब्जेक्टिव भी फ्रेम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो भी लेसन क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं उसके लिए बिहेवियरल टर्म्स में ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हैं, यानी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हैं। जब आप इसका माइक्रो लेसन प्लान बनाएंगे तो क्लास में पढ़ाएंगे नहीं, सिर्फ इसकी ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे रेटिंग स्केल के साथ, जो कि इस तरह से होगी। ये ऑब्जर्वेशन टेबल इस तरह से भी बनाई जा सकती है, दोनों ही तरह से सही है। तो आपका माइक्रो लेसन प्लान इस तरह से दिखाई देगा। सबसे पहले आप ऊपर माइक्रो लेसन प्लान लिखेंगे, फिर आप स्किल का नाम लिखेंगे उसके नीचे, फिर टॉप लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पर डेट और डेट के नीचे क्लास लिखेंगे इस तरह से। सेंटर में आप सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके नीचे टॉपिक लिखेंगे, और टॉपिक को अंडरलाइन करना मत भूलिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर टॉपिक यानी प्रकरण है दीने इलाही, तो दीने इलाही को अंडरलाइन करेंगे। टॉप राइट मोस्ट कॉर्नर पर पीरियड लिखेंगे और पीरियड के नीचे ड्यूरेशन लिखेंगे, जो कि माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान के लिए 5 मिनट्स होगा। माइक्रो प्लान में आप ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे सेपरेट पंच शीट पर। तो ये माइक्रो लेसन प्लान इस तरह से दिखाई देगा। हिंदी में ये इस तरह से होगा। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स कैसे लिखे जाते हैं। तो अब जब भी आपको अपना माइक्रो या मैक्रो लेसन प्लान बनाना होगा तो हमें यकीन है कि आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को लिखना। फिर भी अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको रिप्लाई कर सकें। अगर आपको और भी अच्छे से इस टॉपिक को समझना है तो आप हमारा इंग्लिश वाला वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने दूसरा टॉपिक लिया है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा, और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो अब हम आपसे विदा लेते हैं इस वादे के साथ कि जल्द ही मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, जिसमें हम इंट्रोडक्शन स्किल को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।